नमस्कार दोस्तों। आज यानी 26 जनवरी 2017 का हमारा प्रीलिम फोकस न्यूज़ डिस्कशन है। उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। और एक बार फिर से आपको रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज लेट भी हो गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज अर्जेंटली कहाँ जाना पड़ा। तो वैसे हमारा टाइमिंग डिस्कस करने का है वो मॉर्निंग में ही है। तो सबसे पहले देखिए, फ्रंट पेज पे जो न्यूज़ इंपॉर्टेंट है वो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को लेकर। इन्होंने एक इंडेक्स जारी किया है जिसमें इंडिया को संयुक्त रूप से ब्राज़ील और चाइना के साथ में 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। और थोड़ा सा इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जान लेते हैं। ये एक काइंड ऑफ एनजीओ है। तो सबसे पहले तो आप इसे याद रखिए, है क्या ये एनजीओ है ये। दूसरा क्या है, नॉन प्रॉफिट है। और एक तरह से ये इंडेक्स जारी करता है करप्शन या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ इन पे, करप्शन से होने वाली। दो इंडेक्स जारी करता है ये हर साल। एक का नाम है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और दूसरे का नाम है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो आगे क्या है, देखिए इन्होंने इस साल के 2016 के इंडेक्स में इंडिया को ब्राज़ील और चाइना के साथ में 40वां स्थान दिया है। ये कहते हैं कि इंडिया की जो ग्रोथ हुई है उसमें इनइक्वलिटी काफ़ी ज़्यादा है और हमारा जो देश है वो अभी तक इनेबल यानी अयोग्य साबित हुआ है जो करप्शन को डील करने में, भ्रष्टाचार को डील करने में। और उसके बाद में देखिए वही कहते हैं कि हमने इनफ नहीं किया है लोकपाल के कंटेक्स्ट में भी और विसल ब्लोअर के कंटेक्स्ट में भी। तो दो क्षेत्र हैं यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी, लोकपाल आगे नहीं ले जाया गया, नियुक्ति नहीं हुई अभी तक। और जो विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है उसको भी एक तरह से मजबूत नहीं बनाया गया, टूथलेस आप इसे कह सकते हैं कि कई जो सिविल सोसाइटी आरोप लगाती है ऐसा। बांग्लादेश की रैंक जो है 27 है, नेपाल की 29 है। तो ये सब इनकी रैंक तो याद करना आसान नहीं है। जो इंपॉर्टेंट था इसमें पूरी न्यूज़ में वो ये था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिस पे यूपीएससी फोकस करेगी। अगली जो न्यूज़ है देखिए, इंडिया और यूएई संयुक्त अरब अमीरात ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पैक्ट साइन किया है। तो 14 एग्रीमेंट्स हुए हैं दोनों देशों के बीच में, एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये भी मेन है। तो देखिए वैसे तो ऐसा कभी नहीं पूछा जाता कि कौन कौन से देशों के साथ में हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्ट साइन किया है, क्योंकि काफ़ी देशों के साथ में हम साइन कर चुके हैं। और युगांडा जैसे कंट्री के साथ में भी हमने पिछले दिनों साइन किया था, जिस पर एक आर्टिकल भी आया था एडिटोरियल में। क्रिटिसाइज कर रहे थे एडिटोरियल कि हमें सोच समझ के ये कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन करना चाहिए। लेकिन हाँ, हालांकि देखिए यूएई के साथ जो साइन किया है वो तो एक तरह से आप कह सकते हो कि काफ़ी हद तक सही डायरेक्शन में है, क्योंकि यूएई हमारा मददगार साबित हो सकता है काफ़ी चीज़ों में। रेमिटेंसीज वहाँ से आती हैं, हम वहाँ से काफ़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं, इकोनॉमी उनकी अच्छी हो रही है। तो इन्वेस्टमेंट भी हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, 75 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट करने की बात हुई थी। तो ये थोड़ा सा मेंस के लिए है, प्रीलिम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व का बिजनेस पेज पे ये न्यूज़ है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व होता क्या है ये। हम देखिए हमारे पास में इतनी मात्रा में पेट्रोलियम अवेलेबल नहीं है, हम इसे इंपोर्ट करते हैं। तो देखिए कल को ऐसा है कि अब जो विश्व में अनसर्टेनिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो एक लेवल पे कुछ ऐसी इंस्टेबिलिटी आ जाए, लड़ाई वगैरह हो जाए, तो हमारे पास में हमारी सिक्योरिटी के लिए कुछ जो पेट्रोलियम है वो स्टॉक के तौर पर होना चाहिए। तो इसी के लिए हम बना रहे हैं ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व फॉर पेट्रोलियम। तो इसमें क्या करते हैं हम आने वाले कुछ दिनों के लिए, जैसे यहाँ पे देखिए ये जो मैंगलोर का है, मैंगलोर में आने वाले 10 दिनों के लिए क्या करते हैं, मतलब अगर हमें पेट्रोलियम मिले भी ना, कहीं से इंपोर्ट ना आए, कहीं से कोई जहाज पेट्रोलियम का हमारे पास ना आए, फिर भी हमारे पास 10 दिनों का जो पेट्रोलियम है स्टॉक के तौर पर अंडरग्राउंड रहेगा। इस चीज़ को कहते हैं स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम। 3 जगह पे हम मेनली ये बना रहे हैं। तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पादूर में। तो इनके ये कितने हैं, जो फैक्ट कितने कोस्ट से बन रहा है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले तो ये लोकेशंस याद कर लीजिए। और दूसरा यहाँ पे देखिए, अब यूएई जो है मैंगलोर में फिल करेगा इसको, आप देख लीजिए, पूरा नहीं फिल करेगा, आधा फिल करेगा। 6 मिलियन बैरल्स फिल करेगा मैंगलोर में, और जो कि ये इसकी फुल कैपेसिटी का आधा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि कौन करेगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम होता क्या है और कौन कौन से 3 लोकेशंस पर ये है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री कर रही है, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। आगे देखिए, अब ट्रंप ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है, तो ट्रंप ने यह कहा है कि टीटीपी से वो हटने जा रहे हैं, टीपीपी से। यहाँ पे देखिए टीपीपी। और ये देखिए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं इसमें कि कौन कौन से कंट्रीज टीपीपी में आते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पर 12 कंट्रीज इसमें आते हैं, और इसका दारोमदार मेनली यूएस पर ही था। और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि यूएस चाइना की डोमिनेंस जो है पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी में, उसको काउंटर करने के लिए टीपीपी ला रहा है। टीपीपी का मतलब तो आपको पता ही होगा, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। नहीं पता तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, यहाँ पर इसमें कौन कौन से कंट्रीज हैं। ये देख लीजिए, ये 12 कंट्रीज थे इसमें, कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, पेरू, चिली,
जापान, वियतनाम, ब्रुनई, सिंगापुर, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ये 12 देश थे। नीचे न्यूजीलैंड भी है। अब इसमें यूएस चला जाएगा, सबसे मेन कंट्री था यूएस, तो डेफिनेटली जो टीपीपी की सफलता है उस पर एक तरह से ग्रहण लग जाएगा। अब काफ़ी सारी बातें निकल कर सामने आ रही है। अब चाइना ये कहता है, ये देखिए ये है आरसीईपी। आरसीईपी में 16 कंट्रीज हैं, 10 कंट्री तो एशियान के हैं, एक सेकेंड, 10 कंट्री है एशियान के, और बाकी 6 देश अलग हैं। 6 देश कौन कौन से हैं ये देख लीजिए, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान 3, और बाकी ये हैं, हांगकांग तो वैसे इन्वाइटी वगैरह है, चाइना, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो मेनली 16 देश हैं इसमें। ये अलग हैं थोड़े, क्योंकि इनके पूरे देश नहीं है, ये ताइवान भी पूरा देश नहीं है और हांगकांग भी पूरा देश नहीं है, तो 16 देश इसमें मेनली है। अब चाइना ये कहता है कि जबकि देखिए टीपीपी तो सफल होने वाला है नहीं, क्योंकि यूएस तो इससे निकल गया, तो इनको क्या करना चाहिए। चाइना कह रहा है कि आरसीईपी को मजबूत बनाओ, तो इससे तो चाइना की जो डोमिनेंस है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसी से रिलेटेड ये पूरी न्यूज़ थी। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अलग अलग व्यूज़ लिखे हुए हैं। जैसे न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति कहते हैं यूएस ऐसा करके गलत कर रहा है, क्योंकि ऐसे तो वो एक तरह से इनवाइट कर रहा है चाइना को कि आप अपनी डोमिनेंस स्थापित कीजिए, और टीपीपी एक बिल्कुल सही था। ऐसा ही चाइना के जो ये कहते हैं, जो चाइना के एक प्रोफेसर कहते हैं, नाम नूम इंपॉर्टेंट नहीं है, व्यू इंपॉर्टेंट है इनका, काफ़ी अच्छा व्यू इनका है। ये कहते हैं कि देखिए टीपीपी को तो सफल होना ही नहीं था। क्यों नहीं होना था? क्योंकि ये कहते हैं कि 128 कंट्रीज तो ऐसे हैं जिनके साथ में चाइना हाईएस्ट ट्रेडर है, मतलब सबसे ज़्यादा ट्रेड जो होता है 128 देशों का वो चाइना के साथ में होता है। और आप एक ऐसी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हो टीपीपी की फॉर्म में, या फिर इकोनॉमिक एग्रीमेंट बनाने जा रहे हो जिसमें चाइना नहीं है, तो वो कैसे सफल होता? तो इस प्रकार से टीपीपी यूएस के निकल जाने के बाद में तो बिल्कुल ही कामयाब नहीं हो पाएगा। तो अब आरसीपी की संभावनाओं को बल मिला है कि आरसीपी होगा वो ज़्यादा इंक्लूसिव होगा। और यहाँ पे देखिए एशिया पैसिफिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको एडवांस करने की बात की गई है। तो कंट्री हमने देख लिए कौन कौन से हैं। अगला देखिए आज की जो स्कीम है वो देख लेते हैं। आज की स्कीम है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना देखिए हमारी गवर्नमेंट की, इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है, और 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर की जाती है ये। इसमें क्या होता है, इसमें वुमेन की इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज पर जोर दिया जाता है। क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज मतलब हॉस्पिटल में डिलीवरी ना हो तो कई बार जच्चे बच्चे की मौत की संभावना बनी रहती है, माँ की और बच्चे की। तो अगर हॉस्पिटल में प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल वे में डिलीवरी होती है तो काफ़ी जानें बचाई जा सकती हैं, और हेल्थ भी आने वाले दिनों में बच्चे के जन्म के बाद में इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसी चीज़ के लिए है ये जननी सुरक्षा योजना। इसमें एंकरेज किया जाता है वुमेन को कि वो हॉस्पिटल की जो सुविधाएं हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। यहाँ पे देखिए सभी सुविधाएं अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, उपकेंद्रों में मुफ्त उपलब्ध हैं। और कौन कौन से जो इंडिकेटर्स हैं उस पर ये जननी सुरक्षा योजना को मापा जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी होनी चाहिए, और स्किल्ड हेल्थ वर्कर प्रोवाइडर होना चाहिए, पोस्ट नेटल चेकअप होना चाहिए, मतलब डिलीवरी के 48 घंटों के बाद में जो उसकी जांच होनी चाहिए माता की और बच्चे की। उसके बाद में 3 और मोर एंटीनेटल चेकअप्स होने चाहिए, उसके बाद में भी 48 घंटे के बाद में भी 3 और चेकअप्स होने चाहिए। तो ये सारे जो हैं याद करने की आवश्यकता नहीं है, मतलब एक थोड़ा से कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है। और कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है इसको? हेल्थ मिनिस्ट्री, नो डाउट, मतलब कुछ ऐसा वो नहीं है मतलब कई बार ऐसा होता है ना, जैसे यूपीएससी वगैरह, जैसे उस दिन हमने देखा था कि रेलवे की जो सेफ्टी जो अथॉरिटी थी, सेफ्टी कमीशन था, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? सिविल एविएशन। तो एक चुकाने वाला फैक्ट था। जब चुकाने वाला फैक्ट होता है, यानी कि जिसको एक कह सकते हैं ट्रिक, नहीं ट्रिक तो नहीं कह सकते, नाम मुझे पता नहीं क्या कहते हैं, जहाँ पे एक्सेप्शंस होती हैं, इसका कुछ नाम होता है हिंदी में, तो एक्सेप्शंस होंगी, हम उस पर फोकस करेंगे। ये तो नाम देखने से ही पता लग रहा है कि हेल्थ मिनिस्ट्री के अंदर आती है। और आगे क्या है देखिए, इसमें आशा वर्कर्स की मदद ली जाएगी। आशा वर्कर्स आपको पता होता है कि हर गांव में आशा वर्कर होती है, वो बेसिक नॉलेज देती है गांव वालों को, और एक लिंकेज का प्रोवाइड करती है, यानी हेल्थ अथॉरिटीज़ और गांव वालों के बीच में एक लिंक का काम करती है, अवेयरनेस फैलाती है, जैसे लोगों को एंकरेज करना कि आप इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करिए, और दूसरी जो हेल्थ के बारे में जो बेसिक नीड्स हैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हैं। अब कल यानी 25 जनवरी को हमने क्या वोटर डे सेलिब्रेट किया था, जिसकी थीम थी एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स। ये पीआईबी की न्यूज़ है, तो खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है। 25 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसी न्यूज़ कई बार चीज़ें ना पीसीएस के एग्जाम में पूछ लेते हैं, और थीम है एम्पावरिंग यंग एंड फ्यूचर वोटर्स। पीआईबी की ही अगली न्यूज़ है, सुबह हमने एडिटोरियल में भी डिस्कस किया था। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के सीएम है, इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। किस लिए? ताकि डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन्होंने कैरेंट एंड स्टिक मेजर्स की अपनाने की बात कही। सुबह हमने इकोनॉमिक्स टाइम्स में इसको डिस्कस किया था।
तो इन्होंने 2-3 बातें कही कि 50,000 से ऊपर की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन पे आप स्टिक लगाइए, स्टिक मतलब लाठी का यूज कीजिए और उस पर टैक्स लगाइए। और उसके बाद में वही है कि अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है। तो काफ़ी सारे, जैसे सुबह हमने डिस्कस किया था, टैक्स ब्रेक्स की बात कही थी इन्होंने कि माइक्रो एटीएम लगाने के लिए आप टैक्स ब्रेक्स दीजिए, 1,000 रुपये दीजिए जो इनकम टैक्स नहीं भरते, ताकि वो स्मार्टफोन खरीद सकें। तो ये कुछ रिकमेंडेशंस इन्होंने दी थी चंद्रबाबू नायडू ने। तो पूछ सकते हैं, कमेटी का नाम पूछ सकते हैं। पद्मा अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है, ये पीआईबी की न्यूज़ है। तो पद्मा अवार्ड्स किन किन को मिला हमारे लिए कतई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंट है। पद्मा अवार्ड कौन देता है, तो इसका आंसर तो पहले आप दीजिए। पद्मा अवार्ड कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, आंसर आपको मैं वेबसाइट पे ही लिख के दे दूंगा। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए जाते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि देखिए इन्होंने 2015 में पूछा था, साइंस का अवार्ड पूछा था, इसरो को मिला था वो साइंस का अवार्ड, कौन सा था, इंदिरा गांधी पीस प्राइज था। हाँ, यूपीएससी ने पूछा था कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको मिला है। तो देखिए कुछ एकदम स्टैंडर्ड्स के अवार्ड है ना, एक दो वो तो हम याद कर लेंगे, बाकी ये इंस्टीट्यूशन पर ही फोकस करते हैं। तो अब पद्मा अवार्ड्स तो कम से कम देखिए तीनों मिला के तो 100 से ऊपर लोगों को मिला है। तो 100 से ऊपर लोगों का नाम तो हम बिल्कुल याद नहीं रख सकते ना। तो इसमें तो सिर्फ हम ये याद करेंगे कि अवार्ड्स कौन कौन से डिसिप्लिन में दिया जाता है। ये देखिए आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर, साइंस, इंजीनियरिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विस, सब कुछ तो आ गया, छूटा क्या। तो आगे क्या देखिए, जो पद्म विभूषण होता है वो एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस पे होता है। कोई खास क्वेश्चन नहीं बन रहा, मतलब ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। देखिए हमेशा हमें ऐसा पढ़ना चाहिए देख के, हमें जब भी आपका पढ़ने लगो ना, आपका दिमाग यही चीज़ खोजना चाहिए कि क्वेश्चन कहाँ पे बन सकता है। अब इस चीज़ पे क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारी चीज़ें उसने इंक्लूड कर ली, तो क्या क्वेश्चन बनेगा इन पे। क्वेश्चन यही बन सकता है कि कौन सी मिनिस्ट्री से आता है पद्मा अवार्ड्स, और रिपब्लिक डे पे दिया जाता है हर साल। हाँ, ये ऑप्शन में दे सकती है यूपीएससी, वेदर इट इज अनाउंस्ड ऑन द रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंट डे। तो इस प्रकार का फैक्ट तो वो पूछ सकते हैं, हालांकि ये संभावना कम है। हमेशा जब भी कोई चीज़ पढ़ते हैं हमारे दिमाग में यूटिलिटी जरूर होनी चाहिए, तभी हम जो अनवांटेड चीज़ें हैं हमारे दिमाग पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए। एक और जो पीआईबी में अवार्ड्स हैं वो जीवन रक्षा पदक हैं। ये देखिए जो लोग दूसरे लोगों की जान बचाते हैं और अदम्य जो साहस है उसका परिचय देते हैं, उनके लिए ये अवार्ड दिए जाते हैं 3 कैटेगरीज में, सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक। तो ये भी देख लिए, हर कैटेगरी में से दिया जाता है और मरणोपरांत भी इसे दिया जा सकता है। इसमें भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन रहा। आगे देखते हैं, आगे यूरोप की जो आज मैपिंग है उसमें से देख लेते हैं कौन कौन सी लोकेशंस हैं। ब्लैक सी, यहाँ पे देखिए ब्लैक सी बहुत इंपॉर्टेंट है मैपिंग के दृष्टिकोण से। बस आपको ये देखना है कि कौन कौन से जो देश हैं वो इससे घिरे हुए हैं। यहाँ पे देखिए बुल्गारिया है, रोमानिया है और यूक्रेन है, रशिया है और जॉर्जिया है, टर्की है। तो कितने देश हुए, 6 देश हो गए मेनली ये। और ये इसके साथ में छोटा सी भी है अजोव सी। और यहाँ पे ये है क्रीमिया। क्रीमिया आपको याद होगा, अब रशिया ने इसमें रेफरेंडम करवाया, पहले यूक्रेन का पार्ट था, अब ये रशिया का पार्ट है क्रीमिया। तो देखिए इसको, अब इन चीज़ों को ना बार बार देखेंगे तो याद हो जाएंगे। अब एक और भी कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि जो ब्लैक सी है कौन कौन से देशों के बीच में है, यानी ब्लैक सी और कैस्पियन के बीच में कौन सा सी है। तो कई बार इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे एक ऐसा पूछा था कि 2 सीज के बीच में कुछ ऑप्शंस दिए थे, 2014 में क्वेश्चन था ये, टर्की है कि नहीं है, टर्की कौन कौन से जो सीज है उसके बीच में है। तो टर्की तो देखिए एक ब्लैक सी और एक यहाँ पे मेडिटेरियन के बीच में है, यहाँ पे है टर्की। तो इस तरह से हम बार बार होलिस्टिकली मैप को देखेंगे तो याद हो जाएंगे। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं आपको याद करवा दूंगा प्रीलिम तक, कोई दिक्कत की बात है नहीं। आगे देखिए एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी के पास कौन से आते हैं इसको मैप में पता लगेगा आपको। यहाँ पे देखिए नीचे आता है मेडिटेरियन और ये है एड्रियाटिक सी। यहाँ पे इटली है सारा, ये एपिनाइन वो हमने माउंटेन्स पढ़े थे वो यहाँ पे पैरेलल रेंज आती है। और ये सारे जो हैं बाल्कन पेनिनसुला है। यहाँ पे ये पहले ना यूगोस्लाविया था 1997 तक, बाद में यूगोस्लाविया डिवाइड हो गया तो काफ़ी सारे टुकड़ों में डिवाइड हो गया। आज कौन कौन से टुकड़े हैं इसके, तो यहाँ पे देखिए ये अल्बानिया, बोस्निया और ये है हर्जगोविना, क्रोशिया, ग्रीस, इटली, ये थोड़े अलग हैं। इटली तो पैरेलली है, और मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया। नाम तो याद नहीं होंगे, बस ये याद कर लीजिए आपकी एड्रियाटिक सी किस किस के बीच में है। यहाँ पे देखिए इटालियन पेनिनसुला है और यहाँ पे बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन्स के अंदर में सारे कंट्रीज़ हैं, बस एक बार देख लीजिए, देखे हुए होंगे तो याद आ जाएंगे बाद में, अगर नहीं पूछेंगे वैसे। ये सारे कंट्रीज जो हैं अल्बानिया, बोस्निया, ग्रीस, इटली, मोंटेनेग्रो, स्लोवेनिया और ये सारे क्रोशिया,
बस वो, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा दिमाग खपाने की आवश्यकता है नहीं हमें। कैस्पियन सी कहाँ पे है? कैस्पियन सी देखिए लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर है और लार्जेस्ट लेक भी इसे वर्ल्ड की कहते हैं। यहाँ पे देखिए ये कौन कौन से देश आते हैं कैस्पियन के सी के आसपास में। तुर्कमेनिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है, रशिया आता है, जॉर्जिया आता है, जॉर्जिया वैसे थोड़ा साइड में है यहाँ पर, और अजरबैजान आता है, ईरान आता है, ये सारे देश हैं यहाँ पर। तो ये देखिए आप कैस्पियन सी के आसपास कौन कौन से देश आते हैं। कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, रशिया, ये 5 देश आते हैं। तो ये अब आप अभी तो हमने ये डिस्कस किया ना कि कौन कौन से देश आते हैं। अब आपको थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा होगा कि यहाँ पे पूरे होलिस्टिकल मैप को देखेंगे तो कौन सा कहाँ है। तो यहाँ पे इसको ऐसे देख लीजिए आप, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे ब्लैक सी है और फिर कैस्पियन सी है। हमने ब्लैक सी के आसपास के कंट्रीज भी देखे, फिर हमने यहाँ के कैस्पियन सी के आसपास के कंट्रीज भी देखे, और मेडिटेरेनियन के आसपास तो बहुत ज़्यादा हैं, ये तो बाद में देखेंगे। और एड्रियाटिक नीचे है, एड्रियाटिक पिक्चर में नहीं है। तो और क्या है, आगे चलते हैं। कल हमने क्योटो प्रोटोकॉल डिस्कस किया था, याद है आपको? कोई बात नहीं, रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। देखिए यूएनएफसीसी हमने डिस्कस किया था। यूएनएफसीसी 1992 में आया था, बाइंडिंग ट्रीटी नहीं थी। जब देशों को लगा कि देखिए ग्लोबल वार्मिंग आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो उनको डर लगा, तो रियो समिट हुआ, ब्राज़ील में इकट्ठे हुए सब, और डिसाइड किया गया कि भाई इतना मिशन मत कीजिए, इससे तो हमारी जो धरती का क्लाइमेट है वो नष्ट हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई करते हैं, लेकिन सिर्फ बात हुई, हुआ कुछ नहीं, बाइंडिंग कुछ भी नहीं था। फिर आया क्योटो प्रोटोकॉल, 1997 में आया क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई। कौन कौन सी गैसेज हैं? ये 6 गैसेज हैं, CO2, CH4, N2O, HFC, PFC और SF6। ये जो है फ्लोरोकार्बन वाली गैसेज हैं, रेफ्रिजरेटर या फिर जो हमारे एरोसोल होते हैं, स्प्रे वगैरह हैं, उससे निकलती हैं, काफ़ी हार्मफुल होती हैं ये, और काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं ये एनवायरनमेंट में। और उसके बाद में देखिए क्योटो प्रोटोकॉल से 2 इसमें Annex 1, Annex 2 और नॉन Annex 1 में इसे शामिल किया गया। अब Annex 1 में देखिए वो कंट्रीज थे, यहाँ पे देखिए Annex 1 में वो कंट्रीज शामिल थे जिनको अपने अपने देश में नेशनल प्रोग्राम चलाना था, और एक्शंस को मिटिगेट करने के लिए, यानी क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को मिटिगेट करने के लिए इनको एक बाइंडिंग टारगेट्स इनके लिए बनाया गया था। और Annex 2 में कौन कौन से देश थे? Annex 2 में वो अमीर देश थे जिनको पैसे भी देने थे, जैसे इंग्लैंड वगैरह की कंट्री हैं, फ्रांस, इंग्लैंड, क्योंकि इन पे आरोप लगा था कि देखिए इन्होंने पुराने टाइम में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किया, तो इनकी वजह से ही आज जो क्लाइमेट की दिक्कतें आ रही हैं इन्हीं की वजह से आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करी और उस टाइम पर इन्वायरमेंट का इन्होंने कतई ख्याल नहीं रखा। इसलिए ये Annex 1, Annex 2, और हम आते हैं नॉन Annex में। हमें कुछ नहीं करना था, हमें वॉलंटरी करना था जो कुछ भी करना था। ये हमने अभी तक डिस्कस किया। आज का क्या है इसमें देखिए क्योटो प्रोटोकॉल में, टारगेट क्या था वो भी देख लीजिए एक बार। क्योटो प्रोटोकॉल में क्या था देखिए, इनके लिए टारगेट ये था, जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, इनको जो 1990 के लेवल का जो वहाँ पे था ग्लोबल वार्मिंग, उसमें 5.2% का कमी लानी थी। यानी 1990 में जो इनका कार्बन एमिशन से कर रहे थे, उसमें इनमें इनको 5.2% कम करना था उसके लेवल से, 1990 के लेवल से। और कब तक कम करना था? 2008 से लेके 2012 के बीच में कम करना था, ठीक है। और अब देखिए, अब आपको एक चीज, कल जो हमने न्यूज डिस्कस करी थी, कल हमने ये डिस्कस किया था, और अब हुआ क्या है, 2012 तक के तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल का काम चल गया, लेकिन अब जो पेरिस क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट हुआ है वो एप्लीकेबल होगा 2020 तक, 2020 से आगे इंप्लीमेंट होगा वो। तो 2012 से लेके 20 के बीच में क्या होगा? तब क्या खाली बैठे रहेंगे? तब भी तो कोई एग्रीमेंट होना चाहिए ना, हाथ पे हाथ धरे तो हम बैठ नहीं सकते। तो इन्होंने क्या हुआ, 2012 के आसपास एक दोहा एग्रीमेंट हुआ इनका। उस दोहा एग्रीमेंट में क्या डिसाइड किया गया? उस दोहा एग्रीमेंट में यह डिसाइड किया गया कि 2012 से लेकर 20 के बीच में भी ही क्योटो प्रोटोकॉल को हम एक्सटेंड कर देते हैं। यानी क्योटो प्रोटोकॉल पहले था सिर्फ 2008 से 12 के बीच में, लेकिन बाद में जो वर्ल्ड के कंट्रीज हैं इनके बीच में सहमति नहीं बनी भाई किस तरह का एग्रीमेंट आना चाहिए। भाई अब क्या करें, क्योटो प्रोटोकॉल तो खत्म होने वाला है, इनके बीच में कुछ ऐसा निर्णय हुआ नहीं। तो इन्होंने काम चलाने के लिए ना क्योटो प्रोटोकॉल को 12 से लेकर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया। अब 2015 के अंदर में जो पेरिस क्लाइमेट चेंज आया था वो एप्लीकेबल होगा 2020 के बाद में। बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं। दोबारा से बता देता हूं, देखिए क्योटो प्रोटोकॉल शुरू में था 2008 से लेकर 2020 के बीच में, 2012 के बीच में, 8 से 12 के बीच में था। बाद में इनके बीच में कोई निर्णय हुआ नहीं, लेकिन 12 से बढ़ा के इन्होंने 20 तक कर दिया। और पेरिस क्लाइमेट चेंज जो अब फाइनल शामिल हो चुका है वो 2020 के बाद से इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। पता नहीं, देखिए हम सब लोग मिलकर डिस्कस करते हैं ना, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। कोई लोग तो यूं कहेगा कि एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसको समझ आ गई। कुछ लोग यूं कहेंगे
कि फिर भी अभी तक समझ नहीं आया, तो खैर माफ़ कर दीजिए अगर आपको कुछ भी रिपीटिशन लगे। तो आगे चलते हैं। अब जो आज डिस्कस करने वाले हैं, जो सबसे मेन चीज़ है, देखिए इसमें 3 चीज़ें हुई। अब ये जो पिक्चर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी आंखों में उतार लीजिए, जिस प्रकार से नागिन नाग को मारने वाले को अपनी आंखों में उतार लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अब ना क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, कौन से मैकेनिज्म्स अपनाने हैं जिससे कि कार्बन एमिशंस को कम करना है। 3 मैकेनिज्म्स अपनाने हैं, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म्स, इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग है। मतलब कंपलसरी नहीं है, एमिशंस अपने अपने हिसाब से कम कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब ना क्योटो प्रोटोकॉल के एग्रीमेंट के बाद मैंने सभी देशों को कह दिया कि आप ना, आपके पास में 100 रुपये हैं। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, आपके पास में 100 रुपये हैं, 100 रुपये से ऊपर आप ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब कहने का मतलब इसको रुपये मत मानिए, कार्बन एमिशंस मान लीजिए। सभी देशों को कि आप 100 कार्बन एमिशंस कर सकते हो, यूनिट मान लीजिए, 100 यूनिट कार्बन एमिशन, 100 यूनिट कार्बन एमिशन। अब देखिए, अगर कोई देश 100 यूनिट से ज़्यादा कार्बन एमिशंस करता है तो ग्लोबल वार्मिंग आएगी, जो क्लाइमेट है उसको खतरा पहुंचेगा। तो इनके लिए ये मैकेनिज्म्स हैं, अगर उनकी जो लिमिट है 100 से ज़्यादा क्रॉस हुए तो वो क्या कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शंस हैं उनके पास में, समझ गए। तो पहला ऑप्शन है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। तो इसमें क्या कर सकते हैं, दोनों के दोनों इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री के बीच में होगा। मान लीजिए इंग्लैंड है, ये पहला कंट्री है इंग्लैंड और दूसरा कंट्री है फ्रांस, तो इन दोनों के बीच में है। तो ये क्या करेंगे, देखिए मान लीजिए इंग्लैंड के 100 यूनिट खत्म हो गए और इसका एमिशंस लेकिन ज़्यादा हो रहा है, इसको इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा बना रहा है और अभी भी एमिशन करते जा रहे हैं, 100 से ऊपर इनकी लिमिट बढ़ गई, 110 तक आ गई। तो ये क्या करेंगे, ये बोलेंगे, देखिए भाई फ्रांस को बोलेंगे, आपका तो अभी तक 70 ही पहुंचा है ना, तो आपका तो 70 ही होगा, बल्कि 30 का आपको फायदा हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, ये पैसे लगा देंगे यहाँ पे अपने पैसे लगा देंगे ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहां पे कार्बन एमिशंस कम होगा। जिस प्रकार से सोलर एनर्जी का कंसेप्ट हो गया, सोलर एनर्जी लगा दिया, विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा दिया। तो अब देखिए ये प्रोजेक्ट्स लगने के बाद में इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री में, तो वहां जो एमिशंस है वो ऑटोमेटिक कम होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि तो रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो इससे तो इन्वायरमेंट एमिशंस काफी कम होता है। तो इस चीज को कहते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, जब दोनों की दोनों चीजें, यानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री अपने जो लिमिट क्रॉस होगी है उसके लिए ये दूसरे कंट्री में, दूसरा वो भी है इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, उसमें कोई प्रोजेक्ट लगाता है, तो उस चीज को कहते हैं जॉइंट इंप्लीमेंटेशन। उसके बाद में आता है, यहां पे देख लीजिए, दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब इसमें देखिए इनकी लिमिट क्रॉस हो गई, सबको 100 की लिमिट मिली थी, तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड जो कंट्री है, मान लीजिए इंग्लैंड, इनकी लिमिट जो है वो क्रॉस हो गई। अब ये क्या करेगा, फंड्स और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग कंट्री में, इंडिया जैसे कंट्री में। ये बोलेंगे कि भाई देखिए हमारी तो लिमिट ऊपर चली गई, अब हमें छूट दे दीजिए। ये बोलेंगे एग्रीमेंट के तहत, बोलेंगे हमें छूट दे दीजिए, हम कोई डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया जैसा कंट्री है उसमें कोई प्रोजेक्ट लगा देते हैं, या फिर उनको पैसे दे देते हैं कि आप अपना प्रोजेक्ट लगा लो किसी तरह का, और फायदा तो हो ही जाएगा ना, हम थोड़ा सा ज्यादा कर रहे हैं और हम इनको पैसे दे रहे हैं। अगर ये प्रोजेक्ट ना लगता तो ये कोल से अपनी एनर्जी प्रोड्यूस करते तो एमिशंस बढ़ जाता। हम इनडायरेक्टली पैसे देके वो एमिशंस कम करवा रहे हैं किसी डेवलपिंग कंट्री में। इस चीज को कहते हैं क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। अब लास्ट है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें सर्टिफिकेट्स मिल गए सबको, 100 यूनिट्स के सर्टिफिकेट मिल गए। अब देखिए होता क्या है, मान लीजिए यूके को मिले 100 यूनिट्स और इंडिया को भी मिले 100 यूनिट्स। अब देखिए यूके के तो क्रॉस हो गए, 110 आ गए अब, लेकिन इंडिया के अभी तक 30 ही खर्च हुए हैं, तो इंडिया के तो 70 पड़े हैं अभी तक। तो यूके क्या करेगा, यूके बोलेगा इसको कि आपके पास तो देखिए 100 सर्टिफिकेट्स पड़े हैं, बाकी जो 100 सर्टिफिकेट्स मिले थे आपने तो सिर्फ 30 का खर्चा किया है, तो बाकी बच गए 70। तो आप एक काम कीजिए, यूके इंडिया को बोलेगा आपके बचे हुए 70 है वो हमें बेच दीजिए, हम आपको पैसे दे देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि इनकी जो लिमिट ऊपर क्रॉस कर गई है वो एग्रीमेंट के तहत में क्रॉस नहीं करेगी, 100 ही रहेगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऊपर जा रहे हैं, 100 से ऊपर जो जा रहे हैं, तो वो डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया, चाइना, उनको पैसे देके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो खरीद लेंगे। फिर उन्होंने जो बचत करी डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया, चाइना, वो बचत काम आई किसके, यूके के। और कैसे, पैसा देकर। समझ गए। तो ये 3 मैकेनिज्म्स हैं। जॉइंट इंप्लीमेंटेशन दोबारा से रिवाइज कराता हूं जल्दी से। इसमें देखिए मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे सबको 100 की यूनिट्स मिलती हैं, तो इसमें क्या होता है, अगर लिमिट्स ऊपर से क्रॉस हो जाए तो एक इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जैसे कि इंग्लैंड, वो दूसरे इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री जैसे कि फ्रांस, उसमें है, फंड्स लगा सकता है या फिर टेक्नोलॉजी लगा सकता है ताकि उस चीज को पूरा कर जाए। जॉइंटली इंप्लीमेंट करते हैं दोनों चीजें फंड्स को कम करने के लिए। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म में एक कंट्री जैसे कि यूके, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, वो एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया या चाइना में ये फंड्स या टेक्नोलॉजी इन्वेस्ट करता है तब, जबकि इनकी लिमिट्स ऊपर चली जाए। और तीसरे में ये है, तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि
कि खरीद लें, साफ साफ पैसा देके खरीद लें। 100 सर्टिफिकेट मिले थे सबके, तो एक इंडस्ट्रियलाइज कंट्री दूसरे इंडस्ट्रियलाइज कंट्री को भी या फिर दूसरे भी उनको क्या करता है, पैसा देके खरीद सकता है। मतलब इसमें सिर्फ इंडस्ट्रियलाइज कंट्री नहीं है एमिशन ट्रेडिंग में, ये डेवलपिंग भी हो सकता है। मतलब किसी से भी, कोई भी किसी से भी खरीद सकता है सर्टिफिकेट्स देके। मान लीजिए चाहे वो फ्रांस हो या इंग्लैंड हो, जिसने भी बचत करी है, 100 से नीचे खर्चा किया है, वो किसी और को बेच सकते हैं। ये था क्योटो प्रोटोकॉल, सारा का सारा क्योटो प्रोटोकॉल हो गया। बार बार इसे रिवाइज करेंगे, कोई भी कंफ्यूजन हो तो बिल्कुल भी सोचने की आवश्यकता है नहीं, बार बार डिस्कस करेंगे, तब तक डिस्कस करेंगे जब तक दिमाग में चला नहीं जाएगा ये। सो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।